मेरा नाम ताहिरा है। माँ बाप के फौत होने के बाद मैं अपने अकलौते भाई के पास रहती थी, जो हमेशा बाबी की ज़ुबान बोलता था। बाबी मुझे भाई के सामने मारती पीटती, तब भी वो कुछ नहीं कहता था। उसे लगता है कि ताहिरा की ही गलती होगी, वरना मेरी बीवी कहाँ कुछ गलत कर सकती है। और इसी बात में वो गलत पर गलत करती गई। जब मैं जवान हुई तो उनके घर का सारा काम मेरे ज़िम्मे था। भाभी तो सारा दिन फ़ोन से कान लगाए पता नहीं किससे बातें करती रहती, और मैं कड़ी धूप में काम करती रहती। कभी कभी तो मैं सिसक कर रो देती, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अजियत देने लगी थी। भाई ने एक दो मर्तबा मेरी शादी की बात की, मगर भाभी हर बार टाल कर कह जाती कि अभी तो ताहिरा बच्ची है, ये घर संभाला नहीं जाता तो कहाँ शादी के बाद ससुराल को संभाल सकेगी। भाई इस बात पर सर हिलाते और खामोश हो जाते। उन्होंने मुझे कभी भी भाइयों वाला प्यार या मान नहीं दिया था। उन्हें तो भूल चुका था कि मेरी कोई बहन भी है, और इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी मुझ पर आयद हैं। एक दिन मुझसे किचन की सफाई करते वक्त दो शीशे के गिलास टूट गए। उस दिन उस औरत ने मुझे बहुत मारा। अगले रोज अपने भाई के सामने इतना ड्रामा किया कि भाई ने मेरा रोता चेहरा भी ना देखा और मुझे डांट कर काम पर चले गए। मेरा पल पल यहाँ अजियत में गुजर रहा था। इस वाकया को हफ्ता हो गया जब मैं सहन में बैठी गंदम साफ कर रही थी। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, मगर भाभी का बताया काम मुझे हर हाल में ही करना था। तभी बाहर एक आइसक्रीम बेचने वाला आया, जिसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल आइसक्रीम खाने को ललचा उठा। मैंने चुपके से अंदर देखा तो भाभी सो रही थी। सो चुपचाप थोड़ी सी गंदम एक बर्तन में डाली और इस गंदम के बदले आइसक्रीम खरीद कर खा ली। वो फेरी वाला बिल्कुल नौजवान था और खूबसूरत भी था। मैंने सोच लिया था इस घर में रहना है तो थोड़ी बहुत चालाकी, झूठ और मक्कारी से ही काम लेना होगा। यही सोचकर मैंने एक पुराने से थैले में कुछ गंदम छुपा कर रख दी। अब रोज दोपहर को छुपकर आइसक्रीम खाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस फेरी वाले से वाकफियत बढ़ती गई और हम में दोस्ती हो गई। शायद मैं ऐसा कभी ना करती, मगर जितनी कैद और ज़ियतनाक मेरी ज़िंदगी को बना दिया गया था, कहीं ना कहीं तो मुझे भी फरार हासिल करना था। अब मैं इस आइसक्रीम वाले, जिसका नाम अरशद था, उसके मुतल्लक ही सोचती रहती। दुनिया के लिए वो फेरी लगाता होगा, मगर मेरे लिए वो किसी शहजादे से कम नहीं था। अरशद के अम्मी अब्बू नहीं थे, एक बहन थी मेरे जितनी। सो इसे मुझसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, जबकि मेरे पास रुकावट और एतराज़ दोनों ही भाई भाभी की शक्ल में मौजूद थे। मैं चाहकर भी उन्हें किसी के लिए कभी कायल नहीं कर पाती। मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया और कभी वापस यहाँ लौट कर ना आने की कसम भी खाई। भाई और भाभी एक शादी में गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। उनके जाते ही अपने दो चार जोड़े मैंने एक बैग में डाले। अम्मा मेरे लिए सोने की दो चूड़ियाँ छोड़कर गई थीं। वहाँ से वो चूड़ियाँ उठाईं और बाकी कुछ ज़रूरत का सामान उठाया और अरशद के साथ फरार हो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद हम दोनों उसके छोटे से घर में पहुँचे। अरशद की बहन का नाम नाइला था। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और मेरे आने से पहले ही मज़ेदार सा खाना तैयार करके बैठी थी। खाना खाने के बाद हम तीनों अदालत पहुंच गए। अगले 2 घंटों में हमारा निकाह हो चुका था, और वो ताहिरा, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज अपने शौहर की इज्जत बने सर फखर से उठाए खड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। नाइला को मैं कुछ भी ना करने देती और सारा काम अपने हाथों से करती। वो भी चंद ही दिनों में मेरी गर्विदा हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो सारा सारा दिन पढ़ाई करती रहती। अरशद अपनी बहन नाइला के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। मुझे अभी वो छोटी लगती थी, मगर मैं इस मामले में नहीं बोली, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मेरे भाई मेरी शादी करना चाहते थे और भाभी ने ऐसा नहीं होने दिया था। सो मैं चुप कर गई। उसके इम्तहानात होते ही हमने एक अच्छी जगह देखकर नाइला की शादी कर दी। मैं अब घर में बिल्कुल अकेली होती थी। हर वक्त दिल घबराता था, लेकिन ये तन्हाई भी खुदा ने मुझे अपनी रहमतों से नवाज कर ख़त्म कर दी। मेरी दो जुड़ियां बेटियां पैदा हुईं। अरशद के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे जब उनके हाथों में दो नन्ही कलियां थमाई गईं। इसी खुशी में वो मिठाई लेने बाहर गए तो कभी नहीं लौटे। उनकी उम्र बस बेटियों को देख लेने तक ही थी, और एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें कुचलता हुआ चला गया और वो अपनी आखिरी सांसें सर्द सड़क पर पड़े ले रहे थे। इस अस्पताल में एक नर्स हमारे मोहल्ले की भी थी और मुझे अच्छी तरह जानती थी। ये बुरी खबर सुनकर मेरा जहन ही माऊफ हो गया और अगले 2 दिन तक मैं होश में नहीं आई। इस नर्स ने मेरी देखभाल की और मेरी बच्चियों को संभाला।
अरशद के बाद जीना बहुत मुश्किल था, मगर इस बात की हिम्मत मुझे अपनी बच्चियों की जानब देख कर मिलती। जब मैं उनकी शक्लें देखती तो दारक होता कि इनके पेट भी पालने हैं। अरशद के जाने के बाद नाइला 2 हफ्ते मेरे पास रहकर वापस चली गई। रात में कई मरतबा उठकर अपने छोटे से घर का दरवाज़ा देखती, कहीं गलती से खुला तो नहीं रह गया। अगर छत पर कभी बिल्लियाँ भागती तो शोर पैदा होता, जिसके बाद मैं पूरी रात जागते हुए गुजार देती। दिन के उजाले में भी घर के दरवाजे को ताला लगा कर रखती। बच्चियाँ छोटी थी, उन्हें मैं घर पर छोड़कर नहीं जा सकती थी। अपनी माँ की 2 चूड़ियाँ जो मैं घर से भागते वक्त उठा लाई थी, करीब ही एक सुनारे को बेच दी। वो चूड़ियाँ अच्छे वक्तों की बनी हुई थी, जिनका मुझे अच्छा खासा मुआवजा मिल गया, जो मेरे इस बुरे वक्त के लिए काफ़ी था। घर में ज़रूरत का हर सामान तो मौजूद ही था, बस खाने पीने की फ़िक्र थी, सो मैं इन पैसों में से ही सारा खर्चा पूरा करती। ऊपर से नाइला भी वक्तन फ़वक्तन मुझे पैसे देती रहती। वो पैसे लेने का मेरा दिल तो नहीं करता था, मगर जब तक बच्चियाँ बड़ी नहीं हो जाती तब तक मुझे घर रहकर ही उनका ख्याल रखना था। जब बच्चियाँ साल भर की हुईं तो अपनी गली में ही एक घर की सफाई करने लगी। दोनों बच्चियों को सुबह सोते छोड़कर मैं जल्दी से सारा काम कर आती। जैसे तैसे करके जब बच्चियाँ 3 साल की हुईं तो अब हमारा खर्चा भी बढ़ चुका था और घर बैठने से भी गुजारा नहीं था। मैंने एक सरकारी स्कूल में मैडम की मिन्नत करके आया का काम करने लग गई और वहीं अपनी बच्चियों को भी ले जाती। अभी चूंकि वो छोटी थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी, लेकिन सारा दिन मेरी नज़रों के सामने रहती और मैं उनका ख्याल करती। अरशद की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें और ख़ुद को इस ज़िंदगी से निकलकर पढ़े लिखे लोगों की ज़िंदगी में शामिल करें। मेरी बच्चियां अब 4 साल की हो चुकी थीं। एक रोज़ मैं ऐसे ही स्कूल में बच्चों को संभाल रही थी जब भाभी वहाँ आई। तब मालूम हुआ कि उनकी बेटी भी यहीं पर पढ़ती है। मुझे देखते ही वो सीधा मेरी तरफ आई और बड़े स्कूल के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगाकर गालियां निकालने लगी। वो बच्चों की ब्रेक का वक्त था और पूरा स्कूल मेरी इस बेइज्जती का गवाह था। भाभी ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि मेरी पिछली सारी ज़िंदगी को वहाँ खड़े तमाम बच्चों के सामने तार तार कर दिया। मेरी बच्चियां भी इन्हीं सब बच्चों में खेल कूद रही थीं। भाभी के थप्पड़ लगाते ही मेरे पास आ गईं। इस औरत ने मुझ पर जितने इल्ज़ाम लगाने थे लगा लिए, लेकिन मेरी बच्चियों को देखते ही बढ़कर उन्हें भी मारने लगी। लेकिन शुक्र है इस तमाशे की खबर किसी ने मैडम को कर दी। वो खुद ही बाहर आ गई और इस मज़ीद बढ़ते तमाशे को रोककर मुझे और भाभी को अपने दफ्तर में बुला लिया। भाभी ने वहाँ भी कोई शर्म या लिहाज नहीं रखा और चिल्ला चिल्ला कर मेरी किरदार कशी करती रही, जबकि मैं चुपचाप एक जानब अपनी दोनों बच्चियों को लेकर खड़ी थी। फिर वही हुआ जो होना तय था। मैडम ने भाभी की बेटी को स्कूल से निकाल दिया। इनके मुताबिक वो ऐसी औरत की बच्ची को तालीम नहीं दे सकती जिसकी माँ को ही तालीमी इदारे की इज्जत का ख्याल ना हो। साथ ही मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। एक मर्तबा फिर इस औरत ने मेरा सहारा छीन लिया, मेरी बच्चियों के हलक में उतरते नवाले छीन लिए। इसे तो और बहुत से स्कूल मिल जाने थे अपनी औलाद के लिए, मगर मेरा और मेरी औलाद का क्या बनना था। वापसी के कदम उठाते हुए बस इसी तरह के सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैं चुपचाप घर वापस आ गई, लेकिन यही तो खुदा की कुदरत है। जब आपके लिए एक रास्ता बंद हो रहा हो तो दूसरा खुद ब खुद ही खुल जाता है। शाम को मेरी नंद नाइला मुझसे मिलने चली आई। मैंने हमेशा इसकी खूब आवभगत की थी, क्योंकि मेरी मरहूम अम्मा कहती थी, मेहमानों को अपनी बिसात से बढ़कर खिलाओ ताकि उनके हिस्से की बरकत भी तुम्हारे खाने में दाखिल हो जाए। सो मेरे पास जितने पैसे थे उनसे जाकर मैं गोश्त ले आई और तंदूर से रोटियां बनवा लाई। मुझे ये फिक्र नहीं थी कि कल हम क्या खाएंगे, क्योंकि रिस्क का वादा खुदा ने खुद किया था, सो ये मेरी परेशानी का हिस्सा नहीं था। भाभी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात का मान रखें तो। नाइला ने ऐसी बात तो कभी भी नहीं की थी, सो मैं भी उसके करीब हो गई। हाँ नाइला बोलो, आज तक तुमने ऐसे तो कभी इजाज़त नहीं मांगी। भाभी, आपको बुरा भी लग सकता है या यकीनन लगेगा, मगर आपकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने उसे साफ साफ बात करने का कहा कि बिला वजह पहेलियां मत बुझवाओ और जो कहना चाहती हो वो कहो, जिस पर वो धीरे से बोली, भाभी आप शादी कर लें, मेरी नज़र में रिश्ता है। नाइला की इस बात पर मैं जहाँ थी वहीं साकत हो गई। भला अरशद के जाने के बाद मैं किसी और से शादी की ख्वाहिश कैसे कर सकती हूँ। देखो नाइला, तुम मेरी पूरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो, मगर मैंने ऐसा कभी सोचा है, ना ही मुझे कोई ख्वाहिश है। भाभी, मुझे पता चला है कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। इसी स्कूल की एक उस्तानी मेरे मोहल्ले में रहती है। अपने बच्चे को उसके पास ट्यूशन छोड़ने गई तो उसने बताया था, इसीलिए मैं बागी बागी आपके पास चली आई।
अब आपके मेके वाले इसी शहर में रहते हैं। बहुत बार उनसे आपका टकराव भी होगा। फिर ऐसे में आप अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत कैसे कर सकेंगी? नायला की बात में दम ज़रूर था, मगर मैं दूसरी शादी करके अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल का ख़तरा नहीं मोल ले सकती थी। जो भी था, जैसे भी था, मुझे इसी तरह रहना था। नायला, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, मगर मैं शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर किसी दूसरे शहर मुंतकिल होने का मौका मिला तो एक लम्हा ज़ाया नहीं करूँगी। मेरी बात पर वो चुप हो गई और घर वापस चली गई। लेकिन अगली सुबह चहकती हुई दोबारा मुझसे मिलने आ गई और बोली, देखे भाभी, जब इंसान उजले दिल से कुछ करने का अहद कर लेता है तो कुदरत उसके लिए खुद रास्ते बनाती है। मेरे शौहर को उनके जानने वालों ने एक औरत का कहा है जो एक यतीम खाने में बच्चों को संभाल सके, उसे वहीं रहाइश मिलेगी और तनख्वाह भी गुजारे लायक है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी दूसरे शहर में है। अब आप एक दफ़ा वहाँ चली जाएं तो देखिएगा मज़ीद राहें भी खुल जाएंगी। मैंने रब का शुक्र अदा किया और अगले रोज़ ही हम दूसरे शहर में थे। अब तो बच्चियों का भी मसला नहीं था और मुझे इस नौकरी का तजर्बा भी था। मैंने यतीम खाने में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरे हिस्से में छोटे छोटे बच्चे आए थे जिनकी देखभाल मैं बड़ी तवज्जो से करती थी। अदारे वाले मेरे काम से बहुत खुश थे। यतीम खाने में रहाइश भी फ्री थी और तनख्वाह भी थी। सिर्फ खाने का खर्च था, वो भी भला हम इतना कितना कर लेते हैं आखिर। दिन अच्छे गुजरने लगे और मैंने अपनी बच्चियों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। मुझे यकीन था कि एक रोज़ मेरी दोनों बच्चियां कुछ ना कुछ बनकर ही दम लेंगी। बिलाशुबा मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर मुझे बहुत शौक था अपनी बच्चियों को पढ़ाने का। सो रोज़ शाम के वक़्त उनके बस्ते खुलवा कर उनसे होमवर्क करवाती या उन्हें लिखते हुए देखती तो बेख्तियार मेरी आंखें भीग जाती और मुझे अरशद की याद सताने लगती। सब कहते हैं बेवा है जी लेगी, मगर मैं आप सबको बताती हूँ, बेवा या तलाक याफ्ता दोनों के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। वो हर रोज़ पल पल मरती हैं और पल पल जीती हैं। बात बात पर उन्हें अपने माजी का कोई ना कोई किस्सा या जुमला याद आता है। अरशद की अचानक मौत पर तो मैं बिल्कुल पागल ही हो गई थी, मगर अब जाकर कुछ संभली तो अपनी बच्चियों की प्यारी प्यारी हरकतें देखकर फिर से उसकी याद आती। ऐसे ही करते करते मेरी बच्चियां कब बड़ी हो गई पता ही ना चला। स्कूल के बाद मैंने उनका दाखिला एक दस्तकारी कॉलेज में करवा दिया, जहां उन्हें तालीम के साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाया जाता। मैं अभी भी यतीम खाने में काम करती थी। अपने शौहर अरशद का घर मैंने अपनी नन नाइला को दे दिया था। मैं कैसे उसकी चीज़ पर अपना हक जमाती? उसके शौहर ने कारोबार करना था तो उसे भी ज़रूरत थी। मेरी बच्चियां तो बड़ी हो गईं, मगर मेरी तनख्वाह सिर्फ चंद सौ रुपए की बढ़ने के बाद वहीं की वहीं थी। साथ ही अखराजात और महंगाई ने भी नाक पर दम करके रखा था। मेरी बेटियों का कॉलेज वहाँ से दूर था, उन्हें लेने के लिए वैन आया करती थी। वैन की सबसे अच्छी बात यह थी कि ड्राइवर एक औरत थी जो बच्चियों को घर से ले जाती और घर ही आकर उतारती। किराया भी इस औरत का बेहद मुनासिब था। मेरी बच्चियों ने दस्तकारी कॉलेज जाने के बाद कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। जब भी मैं उन्हें पैसे देने की बात करती तो वो कहती कि उस्तानी उनसे कुछ नई सूट सिलवा लेती है और बदले में उन्हें पैसे देती है, इसीलिए उन्हें पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपनी बच्चियों पर बहुत फ़ख्र होता था, क्योंकि रोज़ ही वो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी ला कर देती थी। वो पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सीख चुकी थी, मगर रोज़ाना घर वापसी पर उनकी कमर और टांगों में बहुत दर्द होता था और वो आते ही सो जाती थीं। पहले चंद दिन तो मैंने थकावट समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन ये तो उनका रोज़ का मामूल बन गया था। मुझे अब हैरत होने लगी कि भला ऐसी कौन सी थकावट है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बेटियां पहले जो थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, अब तो वो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। छुट्टी वाले दिन भी वो सारा दिन बेहोशी की हालत में नींद पूरी करती रहती। ऊपर से अजीब बात ये थी कि वो मुझे कुछ बताती भी नहीं थी। मेरी दोनों बेटियां अब तो रोज़ाना बहुत से पैसे लाने लगी थीं। अब मुझे पैसों वाली बात पर शक होने लगा। एक दिन मैं उनके कॉलेज चली गई, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरी बेटियां तो कॉलेज आती ही नहीं। ये सुनकर मेरे कान साएं साएं करने लगे कि कॉलेज नहीं जाती तो कहाँ जाती हैं। मैंने सूट सिलाई वाली बात उस्तानी से पूछी तो उस्तानी बताने लगी कि भला कॉलेज में आए हुए 3 माह हो गए हैं, इन बच्चियों से हम नए सूट सिलवा कर क्यों अपनी नौकरी को खतरे में डालेंगे। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो 3 माह में सूट सिलाई करना सीख जाए। मैं वापिस आ गई और पूरी रात में जागती रही। मुझे किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। बच्चियों से मैंने कुछ नहीं पूछा कि शायद वो मुकर जाती। मैं सब कुछ अपनी आंखों से खुद देखना चाहती थी। ना जाने जब आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो इतनी दूर क्यों हो जाती है। वो सुबह भी बहुत मुश्किल से हुई थी।
मैंने बड़ी बेटी को छुट्टी करवाई कि आज मेरी जगह यतीम खाने तुम चली जाओ। मेरी बात पर वो हिचकिचाई मगर फिर वो चली गई। मैंने उसकी जगह निकाब ओढ़ा और छोटी बेटी को लिए गाड़ी में आ बैठी। मगर उस वक़्त मेरी तो जान निकल गई जब औरत ने आधे रास्ते में वैन रोक दी और मुझे मरियम यानी मेरी बेटी समझकर एक प्याला थमा दिया। मैं पागलों की तरह इस प्याले को देख रही थी। छोटी बेटी को कुछ भी बोलने से मना कर रखा था। वो इसराबी हालत में बार-बार उँगलियाँ मरोड़ रही थी। वो ड्राइवर औरत बोली, जाओ मरियम अपना काम शुरू करो और हाँ, कोशिश करना आज ज़्यादा भीख लेकर आना, मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूँगी। बस ये बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैंने फ़ौरन से नकाब पलट दिया। मुझे देखकर वो औरत तकरीबन अपनी जगह से उछल ही पड़ी। मेरे पास नोकिया का छोटा मोबाइल था, जिसे दिखाते हुए मैंने कहा, मुझे सच-सच बता दो, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। और अगर मैं ना भी कर सकी तो मेरी बड़ी बेटी घर में मौजूद है, वो फ़ोन कर देगी। इसलिए हमें बगैर कोई नुकसान पहुँचाए सब हकीकत बताओ। मेरी बात पर वो चंद लम्हे बेचैनी से अपने लब काटती रही, मगर नहीं बोली। तभी मेरी छोटी बेटी बोल उठी, अम्मी, ये औरत हमें डराती है, हमें मारती भी है और कहती है कि अगर हमने उसके लिए भीख ना मांगी तो वो गुंडू को बेचकर आपको मरवा देगी और यही हमें रोज़ थोड़े से पैसे भी देती है। हम दोनों को रोज़ाना मुख्तलिफ सिग्नल पर उतारती है और हम पूरा दिन उसके लिए भीख मांगते हैं। वापसी के टाइम पर ये हमें घर छोड़ देती है और सारा दिन सड़क पर भीख मांग मांग कर हमारी कमर और टांगों में दर्द हो जाता है और थकावट भी बहुत हो जाती है। छोटी बेटी की बात सुनकर मुझ में सकत ही खत्म हो गई कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन शुक्र इसी लम्हे मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मगर तब तक वो मेरे बाल बुरी तरह नोच चुकी थी। दूसरी जानब से पुलिस ने भी फ़ोन उठाया तो छोटी बेटी ने उन्हें तमाम सूरत हाल बता दी। इस औरत ने जल्दी से माँ बेटी को गाड़ी से बाहर धक्का देकर निकाला और गाड़ी वहाँ से भगाकर ले गई। पुलिस पहुंची तो हमने उसकी गाड़ी का नंबर और हुलिया बता दिया और फिर शाम तक वह औरत सलाखों के पीछे थी। घर आकर मैं दोनों बेटियों से बहुत ही ज़्यादा खफा हुई और उन्हें बुरी तरह डांटा कि माँ अगर अनपढ़ जाहिल है तो क्या उसे अपनी बेटियों की हरकतों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। तुम दोनों पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस औरत से डरकर भीख मांगती रही। वो काम जो तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी नहीं किया, वो तुम दोनों ने करते हुए एक पल ना सोचा कि जब मुझे मालूम होगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी। मेरी बातों पर मेरी दोनों बेटियां ही रोने लगी। उन्हें देखकर बार बार मेरा दिल दुख रहा था, मगर मुझे सख्ती से उनकी हौसला शिकनी करनी थी। आज उन्होंने ये कदम उठाया है तो कल ना जाने क्या क्या कर सकती हैं। जब मैं डांट कर थक गई तो वो दोनों ही मेरे पास आईं और बड़ी बेटी कहने लगी, अम्मी हम पढ़ी लिखी हैं, बाशाऊर हैं, लेकिन हमारे घर के हालात भी तो हमारे सामने हैं ना। हम पूरा पूरा दिन आपको बच्चों को संभालते उनका गंद साफ करते हुए देखती हैं, जिससे हमारा दिल कट के रह जाता है। ये सब कुछ हमने इसीलिए किया कि अगर कुछ अखराजात पूरे हो जाएंगे, शायद हम आपका कुछ बोझ बांट सकें, मगर हमें माफ़ कर दें। अम्मी हम गलत थे, हमने आपका एतबार तोड़ा है, हमें माफ़ कर दें। हम आपसे वादा करते हैं कि अब्बू का ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और आइंदा आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो दिन और आज का दिन मेरी बच्चियों ने बहुत मेहनत की और ये सच है कि खुदा मेहनत का सिला ज़रूर देता है। आज मेरी दोनों बेटियां ही कामयाब डॉक्टर भी हैं और गरीब बच्चों के लिए एक दस्तकारी स्कूल भी चला रही हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।